हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम देख रहे थे यूथ कंपटीशन न्यू एडिशन आया है 2022-23 का, जो सीडीपी देख रहे थे हम इसमें, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसमें हम 4 सेट कर चुके हैं। ये हमारा 5वां सेट है, तो ये हमारी 5वीं क्लास रहेगी। 2022-23 का जो न्यू एडिशन आया है, इसमें 5010 प्लस क्वेश्चन हैं तथा 167 प्लस प्रैक्टिस सेट्स हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में विभिन्न एग्जामों में टेट के में पूछे गए हैं। तो हम सी टेट के लिए देख रहे हैं, तो हम सी टेट में जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब देखेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं 2022 के, जो 4 जनवरी 2022 को पूछा गया है सेट है, ये वाला सेट हम देख रहे हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी पोर्शन रहेगा हमारा। तो हम सीडीपी को देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो भी क्वेरी हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल यानी अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है? ऑप्शन ए, शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। ऑप्शन बी, शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। ऑप्शन सी, शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। या ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑप्शन डी, शिशु बुदबुदाने से पहले किलकना सीखते हैं। तो प्रॉक्सी मॉडल सीक्वेंस का मतलब आपको पता ही है। प्रॉक्सी मॉडल में क्या होता है? सेंटर से बाहर की तरफ यानी पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ पर पैर हिलाना सीखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अधोगामी सिद्धांत को इस उदाहरण में दर्शाया गया है कि शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास निकट से दूर की ओर क्रम का अनुसरण करता है। इसके अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। यही कारण है कि बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है तथा बाद में उंगलियों के संचालन में निपुण होता है। अतः अधोगामी सिद्धांत के अनुसार बाहों का उपयोग हाथों से पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अविकथन और कारण पर है। तो अविकथन क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। और कारण क्या है? अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर ऐसे देना है हमें, जैसे ऑप्शन ए दे रखा है, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी कि ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी, ऐसे करके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवार के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है, क्योंकि अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। इसलिए शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों की विविध प्रकार की भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा के समावेशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा सभी के लिए न्यायोचित शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। सांस्कृतिक विविधता एक ऐसा सिद्धांत है जो विभिन्न मानव समूहों के बीच सांस्कृतिक अंतरों को पहचानता है और उन्हें वैध करता है, अर्थात समाज में विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों को एक साथ जोड़ रही है। अतः ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका? बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं नियमों के साथ खेलों में भागीदारी तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं, वे किस अवधि के लक्षण हैं? ऑप्शन ए शैशवावस्था यानी इन्फेंसी, ऑप्शन बी अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बचपन, ऑप्शन सी मिडिल चाइल्डहुड यानी मध्य बचपन, या ऑप्शन डी है एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिडिल चाइल्डहुड यानी कि मध्य बचपन। बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं नियमों के साथ खेलों में भागीदारी तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं, वे मध्य बचपन अवधि के लक्षण हैं।
मध्य बचपन अवधि 6 से 12 वर्ष की होती है। धीमी वृद्धि, बेहतर मोटर कौशल, बेहतर सोचने की क्षमता, दोस्तों, माता पिता के साथ, पड़ोसी के साथ बातचीत करना आदि मध्य बचपन अवधि की विशेषताएं हैं। मध्य बचपन में एक बालक द्रव्यमान संख्या और क्षेत्रफल के परिवर्तन को समझ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है कि द्रव्यमान संख्या और क्षेत्रफल के परिवर्तन को बच्चा कब समझता है, तो वो मध्य बचपन में 6 से 12 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सामाजिकरण के द्वितीय कारक कौन से हैं? सामाजिकरण के सेकेंडरी एजेंसीज पूछी गई हैं आपसे। ऑप्शन फर्स्ट किताबें और पत्रिकाएं, ऑप्शन सेकंड निकट परिवार, ऑप्शन थर्ड मीडिया, ऑप्शन फोर्थ स्कूल। तो मीडिया, स्कूल और किताबें पत्रिकाएं ये तो होंगे आपके, मीडिया और स्कूल तो होगा ही होगा आपका, और उसके साथ में कौन सा होगा? किताबें पत्रिकाएं। तो निकट परिवार जो होता है ये तो प्राइमरी होता है, प्राथमिक होता है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इक्विलिब्रियम संतुलन, ऑप्शन बी एडप्शन अनुकूलन, ऑप्शन सी मैचुरेशन परिपक्वता, या ऑप्शन डी सोशल ट्रांसमिशन यानी सामाजिक प्रसारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैचुरेशन यानी परिपक्वता। पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना परिपक्वता कहलाता है। इसके अनुसार हमारी सोच प्रक्रिया मौलिक रूप से, हालांकि धीरे धीरे जन्म से परिपक्वता तक बदलती है, क्योंकि हम लगातार दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं। माता पिता और शिक्षकों का संज्ञानात्मक विकास के इस पहलू पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, सिवाय यह सुनिश्चित करने के कि बच्चे को वह पोषण और देखभाल मिले जो उन्हें स्वस्थ रहने के लिए चाहिए। अतः बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिपक्वता प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए संवेदी चालक अवस्था मानसिक प्रहसन से जूझना, ऑप्शन बी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था वस्तु स्थायित्व का विकास, ऑप्शन सी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं, या ऑप्शन डी अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से करने में अक्षम की बात कर रहा है, सक्षम होता तो ये सही हो जाता। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, सी होने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं। देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि वो मूर्त चीज़ों को देख रहा है, मूर्त चीज़ों को कर रहा है। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। इस अवस्था में बालक छोटे छोटे विलोमीय पदों की श्रृंखला के द्वारा विचार करने लगता है। बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में अनेक विभिन्न प्रकार की तार्किक संक्रियाएं करने लगता है। वस्तुओं के बाह्य व सतही अंतर अब उसे भ्रमित करके मूर्ख नहीं बना पाते। अब वे माप सकते हैं, तोल सकते हैं, गिन सकते हैं। जब सूचनाएं मूर्त होती हैं तब वे ठीक ढंग से उनकी तुलना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे का अपने आप से बात करना क्या कहलाता है? उनके अहम केंद्रवाद का घोतक है, यानी कि ईगोसेंट्रिज्म का। उनकी सोच को विनियमित करने में मदद करता है, या ऑप्शन सी उनके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालता है, या ऑप्शन डी गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहचान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं उसे। ईगोसेंट्रिज्म का घोतक है अपने आप से बात करना। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माफ़ करना दोस्तों, बी, उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। बच्चे का अपने आप से बात करना उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। बच्चे का अपने आप से बात करना उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। इससे बालक अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को पहचानकर उन्हें खुद से आज़ाद कर सकते हैं, अर्थात किसी कार्य को करने या होने के बाद उसके करने में हमारे द्वारा अपनाई गई क्रिया और विचार पद्धति का विश्लेषण करना। बालक जब अपने आप द्वारा सीखता है तो उसे अपनी गलतियों से सीखने और अच्छे किए गए कार्य को और बेहतर ढंग से करने का मौका मिलता है। इससे बालक गहन अनुभव, चिंतन और आत्म अवलोकन पर आधारित ज्ञान प्राप्त करता है। बच्चों का खुद से बात करना
सेल्फ कंट्रोल और सोच के विकास के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वायगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? सांस्कृतिक उपकरण, ऑप्शन ए फर्स्ट है मैप्स या मानचित्र, दूसरा है लैंग्वेज भाषा, तीसरा कैलकुलेटर, चौथा स्कीमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट भी है, मानचित्र भी, लैंग्वेज भी है और कैलकुलेटर भी है, स्कीमा नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेव वायगोत्स्की के अनुसार मानचित्र, भाषा और कैलकुलेटर सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक सामाजिक कारकों तथा भाषा को महत्वपूर्ण माना है। लेव वायगोत्स्की ने विकास में सांस्कृतिक सामाजिक कारकों और भाषा को महत्वपूर्ण माना है। इनके अनुसार बालक के भाषा का विकास अंतःक्रिया द्वारा ही होता है। इनके अनुसार सांस्कृतिक बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करता है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है और बालक यह सब भी अनुकरण द्वारा ही सीखता है। उनका मानना है कि ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में समुदाय एक केंद्रीय भूमिका के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लेव वायगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी पूछ रहा है। ऑप्शन ए इनाम और दंड का उपयोग, ऑप्शन बी सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी सहकारी शिक्षा का प्रयोग, या ऑप्शन डी बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनाम और दंड का उपयोग नहीं प्रयोग किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दे रखा है। लेव वायगोत्स्की द्वारा इनाम और दंड का उपयोग शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाती है, बल्कि सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, सहकारी शिक्षा का प्रयोग, बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। वायगोत्स्की के अनुसार विकास पर सामाजिक कारकों, परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश, संस्कृति व भाषा का प्रभाव पड़ता है। इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति, कुशल एवं विद्वान व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? कौन सा नहीं है जो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम को दर्शाता हो? ऑप्शन ए गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन बी बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है, या ऑप्शन सी शिक्षक पाठ्यपुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। तो ये नहीं होगी, ये गलत होगी, ये हो जाएगी टीचर सेंटर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है। ऑप्शन ए पारस्परिकता की समझ, ऑप्शन बी अधिकार का डर और सजा से बचना, या ऑप्शन सी दूसरों का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना, या ऑप्शन डी कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये विशेषता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देखते हैं, लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए चरण की विशेषता है कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। व्यक्तिगत मूल्यों तथा विचारों के सापेक्षवाद के प्रति जागरूकता के फलस्वरूप आम सहमति पर पहुंचने के लिए कार्यरत नियमों पर बल दिया जाने लगता है। समाज की आम सहमति क्या है के अलावा पूर्व में विधान नियमों को सामाजिक उपयोगिता के तार्किक विचार विमर्श के आधार पर परिवर्तित करने की संभावना भी बनी रहती है। विधिसम्मत नियमों के अतिरिक्त स्वतंत्र स्वीकारोक्त या समर्पण भाव व्यक्ति को अपने दायित्वों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार ऑप्शन ए बुद्धि एक इकाई है, ऑप्शन बी बुद्धि के कई अलग प्रकार हैं, ऑप्शन सी बौद्धिक लक्षणों को 3 आयामों संचालन सामग्री और उत्पादों में वर्गीकृत किया जाता है, या ऑप्शन डी बुद्धि में एक सामान्य कारक और कुछ विशिष्ट कारक होते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्धि बहुकारक बताया है हार्वर्ड कार्नेल ने, जिसमें 8 प्रकार की बुद्धियाँ बताई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से ऑप्शन ए जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, ऑप्शन बी जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होंगे, ऑप्शन सी जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन हुआ, या ऑप्शन डी जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी उस पर चर्चा करने से। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवंशिक द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलती है। किसी भी समूह की विशेषताओं के प्रति आम धारणा या विश्वास रूढ़िवादिता कहलाता है। जेंडर रूढ़िवादिता का अर्थ स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़कियों के लिए आम विश्वास और आम धारणा है। जेंडर समानता स्थापित करने में विद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सहशिक्षा वाले विद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य स्टाफ द्वारा बालक बालिकाओं की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि वे बालक बालिकाओं के साथ समानता के व्यवहार करने के हेतु प्रेरित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा खाली जगह का पालन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए मानकीकृत पाठ्यक्रम, कभी नहीं करेंगे मानकीकृत पाठ्यक्रम का। ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल स्टाइल्स, यानी अलग अलग तरह की विधियों का उपयोग करेंगे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल स्टाइल्स का पालन किया जाना चाहिए। विभेदित निर्देश में एक शिक्षक समावेशी कक्षा में सबसे चुनौतीपूर्ण से लेकर सबसे प्रतिभाशाली तक सभी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्देश तैयार करता है। अलग अलग निर्देश विशेष शिक्षा के छात्रों को पूरी तरह से भाग लेने में मदद करने वाले हैं। अतः विभेदित निर्देशात्मक शैली एक प्रभावी रणनीति है जो छात्रों की शैक्षणिक रूप से विविध आबादी की जरूरतों को पूरा करता है, विशेष रूप से ऐसे छात्र जो प्रतिभाशाली हैं या विकलांग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मूल्यांकन के बारे में ऑप्शन ए मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों का शामिल करना चाहिए, यानी विभिन्न तरीकों को शामिल करना चाहिए। ऑप्शन बी मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी मूल्यांकन को शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौके देने चाहिए। या ऑप्शन डी मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। तो इसमें ये तो होना चाहिए ए बी भी होना चाहिए। अब देखते हैं सी और डी में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है कि ऑप्शन ए छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाता है। ऑप्शन बी छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं, ये भी गलत होगा। ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, ये होगा समावेशी स्कूल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय को दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है। शिक्षा में समावेशन से छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय होता है। खुद की दिव्यांगता पर दया जैसे भाव नहीं रहते, वे स्वयं व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करता है। यह विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। अतः शिक्षा में समावेशन शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करने के लिए एक सकारात्मक प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता
लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण बनती है। लिखित सामग्री को पढ़ने में और लिखने में, समझने में। ऑप्शन ए लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी गतिमान दिव्यांगता। ऑप्शन बी हियरिंग इम्पायरमेंट, श्रवण बाधिता जो सुनने में करती है, ये भी गलत हो गया। डिसकैलकुलिया, ये कैलकुलेशन में करती है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया को कहते हैं पठन विकार। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल करिकुलम या लचीला पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी डिकॉन्टेंचुअलाइज्ड कंटेंट, गैर प्रासंगिक सामग्री। या ऑप्शन सी लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। या ऑप्शन डी कंप्रेहेंसिव एवल्यूएशन, व्यापक मूल्यांकन। तो दोस्तों कभी कभी हो जाता है, किसी भी वर्ड को बोलने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी किसी को, हर किसी को हो सकती है ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डिकॉन्टेक्चुअलाइज्ड कंटेंट यानी गैर प्रासंगिक सामग्री। यानी ये कॉन्टेक्चुअलाइज्ड नहीं है। कॉन्टेक्चुअलाइज्ड मतलब ये एक प्रॉपर वे में नहीं है, डिकॉन्टेक्चुअलाइज है। ठीक है, देखते हैं इसका। गैर प्रासंगिक सामग्री, डिकॉन्टेक्चुअलाइज्ड पेडागोगी सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि इसमें सुविधाहीन और वंचित समूहों के छात्रों की आवश्यकताओं की अवहेलना की जाती है। इसलिए पाठ्यक्रम व्यापक, लचीला एवं शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, जिसको विद्यार्थियों की व्यक्तिगत योग्यता, रुचि व आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। पाठ्य सामग्री का निर्माण विद्यार्थियों की विविध प्रकार की जरूरतों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? ऑप्शन फर्स्ट वाक्बाधिता वाले छात्रों में यानी कि स्पीच इम्पायरमेंट। ऑप्शन बी दृष्टिबाधित विजुअल इम्पायरमेंट। ऑप्शन तीसरा है गिफ्टेडनेस जो होते हैं यानी प्रतिभाशाली छात्र। या ऑप्शन चौथा है क्रिएटिव स्टूडेंट। क्रिएटिव कौन से होते हैं आपके? क्रिएटिव होते हैं सृजनात्मक छात्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में पहला भी, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों के लिए होता है। शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से वाक्बाधित छात्र, दृष्टिबाधित छात्र, प्रतिभाशाली छात्र और सृजनात्मक छात्रों के समावेशन में मदद मिलेगी। शिक्षा के समावेशन में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार अधिगम की क्षमता होती है। अतः समावेशीकरण द्वारा शिक्षक सामान्य छात्रों के साथ साथ विशेष आवश्यकताओं वाले निःशक्त छात्रों का भी ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या कह रहा है? बिना रेखाओं वाली कार्य पुस्तिका पर लेखन अनिवार्य करना, ये तो गलत हो जाएगा। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया पठन विकार होता है। बड़े और छोटे अक्षरों के मिश्रित करके लेख पढ़ने को देना, ये भी गलत है। ऑप्शन सी लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान। या ऑप्शन डी विजुअल इम्पायरमेंट, दृश्य बाध्यता, संचार के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करना दृश्य बाध्यता में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, गतिमान दिव्यांगता, भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान। दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजित रणनीति का सहयोग गतिमान दिव्यांगता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब जो चल नहीं पाते, तो उसका सॉल्यूशन पूछ रहा है इसमें। इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि भूतल पर कक्षा दे दो, जो चल फिर नहीं पाते हैं तो उन्हें ऊपर जाने में दिक्कत होगी। उन्हें ग्राउंड लेवल पर अगर हम कक्षाएं दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो वहीं पढ़ जाएंगे। ऑप्शन डी आपका गलत इसलिए, दृष्टिबाधिता, संचार के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करना। दृष्टिबाधित में संचार के लिए, संचार थोड़ी करना उसे, लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज तो वो कम्युनिकेशन कर ही लेगा, उसे देख थोड़ी पा रहा है, देखने के लिए ये दिक्कत हो रही है उसे, उसके लिए जैसे ब्रेल लिपि है
वो काम करेगी यहाँ पे। ऐसे ही आपके अदर ऑप्शन गलत हैं। गतिमान दिव्यांगता से तात्पर्य चलने फिरने में असमर्थता, शरीर के अंगों का गति करने में अक्षमता से है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जाने या स्थान परिवर्तन में समस्या। गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करने से बचना चाहिए, अतः इनकी व्यवस्था भूतल पर करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुशांत करता है? ऑप्शन ए ड्रिल और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो करेगी करेगी, तो ड्रिल का वेधन का तो देखते हैं। ऑप्शन बी बिना समझे कॉपी करना, ये तो गलत आंसर ऑप्शन है आपका। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? पैसिव लिसनिंग या निष्क्रिय रूप से सुनना, ये भी गलत है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है आपका? ऑप्शन सी कह रहा है साथियों के साथ चर्चा करना। तो साथियों के साथ चर्चा करना तो बहुत उपयोगी है, चर्चा करके आप अपने अधिगम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। साथियों के साथ चर्चा करना विद्यार्थियों की सोच को सुशांत करता है। इसके द्वारा विद्यार्थी नए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अध्ययन पर सावधानीपूर्वक विचार कर सकता है। साथियों के साथ चर्चा करने से विद्यार्थियों को सोचने, संवाद कायम करने, समझने तथा विचारों को प्रदान करने और निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इससे छात्र दूसरों को सिखा सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, अतः यह सीखने का एक सशक्त और सक्रिय तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ऐसे स्थितियां खाली जगह महत्वपूर्ण हैं जहां छात्र लंबे समय तक खाली जगह श्रोता होते हैं, यानी जहां छात्र लंबे समय तक श्रोता होते हैं वहां जो स्थितियां होंगी वो कैसी होंगी और उनका क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थितियों को टाल देना चाहिए, सही बात है, टालना चाहिए, क्योंकि वहां छात्र जो है लंबे समय तक निष्क्रिय हो जाता है, सही बात है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है अधिगम के। ऑप्शन ए छात्र सबसे अच्छा तब सीखता है जब वे सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेता है। अप्रासंगिक नहीं, प्रासंगिक में भाग लेता है, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अधिक अच्छे तरीके से सीखता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अधिगम के संदर्भ में यह कथन सही है कि सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं, क्योंकि गतिविधि आधारित अधिगम में शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ज्ञान के निर्माण और पुनर्निर्माण में शामिल होते हैं। इसे करके सीखने के रूप में जाना जाता है, लर्निंग बाय डूइंग। यह उपयुक्त शैक्षिक सामग्री और विचारों की एक श्रृंखला प्रदान करके छात्र को प्रोत्साहित करती है। इससे क्रियात्मकता, सक्रियता व सजगता बनी रहती है और सरसता का वातावरण बना रहता है। छात्र पढ़ाई को बोझिल एवं उबाऊ नहीं समझता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश, ऑप्शन ए छात्र को भ्रमित और हतोत्साहित ना करें। ऑप्शन बी पाठ की सुविधा ना दें, पाठ की सुविधा देनी चाहिए, गलत ऑप्शन। ऑप्शन सी अधिगम को मध्यस्थ ना करें, ये भी गलत है। ऑप्शन डी सीखने के हस्तांतरण में मददगार ना हो, ये भी गलत है, मददगार तो होने चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए छात्र को भ्रमित और हतोत्साहित ना करें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण का समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है? ऑप्शन ए व्यवहार का अनुकूलन करना, ऑप्शन बी खोजी अधिगम, ऑप्शन सी स्कैफोल्डिंग पाठ प्रदान करना, या ऑप्शन डी सांस्कृतिक साधनों का प्रयोग करना। ये तो तीनों दिए जाते हैं आपके, डिस्कवरी लर्निंग भी दी जाती है, स्कैफोल्डिंग भी दी जाती है और कल्चरल टूल्स का भी उपयोग करना सिखाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा व्यवहार का अनुकूलन करना, ऑप्शन डी नहीं दिया जाता। अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा व्यवहार का अनुकूलन करने को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, बल्कि गतिविधि करके अधिगम प्राप्त करने की रणनीति को बढ़ावा देने पर बल देते हैं। बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करने तथा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। यह बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है और सहपाठियों को पढ़ाने को बढ़ावा देता है। यह सीखने वाले को अर्थ के निर्माता और सामाजिक संपर्क के माध्यम से ज्ञान के निर्माता के रूप में देखता है। इसमें खोजी अधिगम, पाठ प्रदान करना, सांस्कृतिक साधनों का प्रयोग करना, सहकारी शिक्षा तथा सामूहिक गतिविधि आदि पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26।
26 देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपका। छात्रों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी रणनीति है। ऑप्शन ए, ऐसी परिस्थितियां बनाएं जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो। ऑप्शन बी, रटने याद करने के लिए तत्वों को एक सूची में दें। रटना तो याद कराना तो है नहीं, गलत ऑप्शन। ऑप्शन सी, छात्रों को बोर्ड पर लिखी जानकारी की नकल करने का निर्देश दें, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु पढ़ाएं, ये भी गलत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐसी परिस्थितियां बनाएं जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक शिक्षक को बच्चों के बीच भ्रांतियों से किस तरह निपटना चाहिए। ऑप्शन ए, उनकी भ्रांतियों की पहचान करें लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। पहचान भी करनी है, ध्यान भी देना है। ऑप्शन बी, उनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए। या ऑप्शन सी, भ्रांतियों को व्यक्त करने के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। गलत ऑप्शन है, दंडित करना ही नहीं है। ऑप्शन डी, उन्हें सीधे एक उपचारात्मक शिक्षक के पास भेजना चाहिए, ये भी गलत है। पहले हमें देखना है तब उपचार करना है, हमें खुद करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए। एक शिक्षक को बच्चों के बीच भ्रांतियों को निपटाने के लिए बच्चों को उनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए, क्योंकि भ्रांतियां वे सहज विचार और समझ होती हैं जो बालकों के पिछले अनुभवों में निहित होती हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन भ्रांतियों पर चर्चा करना चाहिए। बालकों को प्रत्युत्तर हेतु अवसर देना चाहिए जो गहन विचार का नेतृत्व करने में सहायक होता है। भ्रांतियों द्वारा अधिगम बाधित हो जाता है। विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों के उपयोग द्वारा नए ज्ञान को प्राप्त करते रहेंगे तो उन्हें सीखने के सही अनुभव मिलने में हस्तक्षेप होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी क्या है, आवश्यक है, या ऑप्शन बी हानिकारक है, ऑप्शन सी का कोई संबंध नहीं, ऑप्शन डी महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हानिकारक है। शर्मिंदगी हानिकारक है। अधिगम में शर्मिंदगी नहीं करनी चाहिए। हम शर्माएंगे तो हम टीचर से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाएंगे, किसी भी साथ वाले छात्र से नहीं कुछ पूछ पाएंगे, ना वार्तालाप कर पाएंगे, जबकि वार्तालाप के द्वारा हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी हानिकारक है क्योंकि यह अधिगम में बाधक बनकर छात्र को हतोत्साहित करती है, जिससे छात्र निष्क्रिय श्रोता की भूमिका का निर्वहन करने लगता है, क्योंकि वो क्वेश्चन पुटअप ही नहीं करेगा। जो छात्र टीचर ने बताया वही सुन लेगा, आ जाएगा घर पे। अधिगम में छात्रों को एक सक्रिय अधिगमकर्ता की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वजह से मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। अधिगम की प्रक्रिया सदैव और सभी जगह चलती है, इसलिए शर्मिंदगी अधिगम के लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है। ऑप्शन ए, मानकीकरण से लचीलापन, स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना है। ऑप्शन बी, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, ये तो गलत है। मूल्यांकन तो रचनात्मक ही सदैव अच्छा रहता है। ऑप्शन सी, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, ये भी गलत है। परीक्षा के लिए कभी नहीं सीखना हमें, ये प्रस्तावित नहीं है। या ऑप्शन डी, बहुविषयकता से कठोरता, ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानकीकरण से लचीलापन, यानी कि जो स्टैंडर्डाइज बना दिया गया है वही वो चीज़ होनी चाहिए, ऐसा गलत है। लचीलापन होना चाहिए उसमें, बच्चा अपने तरीके से भी कर सकता है उस चीज़ को। देखते हैं क्या दे रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव मानकीकरण से लचीलापन है। लचीलापन पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की क्षमता के रूप में परिलक्षित होता है, अर्थात पाठ्यचर्या के किसी भी घटक को आवश्यकतानुसार संभावित रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। पाठ्यचर्या रचना में ज्ञान, कुशलता और भावनाओं के उन विशिष्ट क्षेत्रों का समावेश किया जाना चाहिए जो बालक की व्यक्तिगत भिन्नता की दृष्टि से विकास की प्रक्रिया को विकसित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, अधिगम को खाली जगह के बजाय खाली जगह की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए, यानी किसके बजाय किसकी ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, प्रतियोगिता से अनुकृति की बजाय तरफ, या ऑप्शन बी, अनुकृति से प्रतियोगिता की तरफ, या ऑप्शन सी, रटने की वजह से समझने की वजह पर, या ऑप्शन डी, समझने की बजाय से रटने की तरफ निर्देश किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
रटने को छोड़ करके हमें समझने की तरफ ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। अधिगम को रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिगम स्थायी तथा अस्थायी रूप से सीखना या व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं। पूछ सकता है, स्थायी या अस्थायी रूप से सीखने में व्यवहार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिगम, लर्निंग, जिसमें रटने की प्रक्रिया बाधक बन जाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अधिगम वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ और अपने अनुभवों से लाभ उठाता हुआ अपने स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन करता है। अधिगम द्वारा बालक अपने वातावरण के साथ समायोजन तथा अनुकूलन करने के लिए तैयार होता है। अधिगम की प्रक्रिया बालक की समझ व अनुभव पर आधारित होती है। तो दोस्तों, आज का हमारा सेट 5 ये कंप्लीट हुआ। सेट 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा है। चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी दोस्तों को आपके लाभ हो इस वीडियो को देखने का। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में खुश रहें।